हेलो एंड वेलकम एफडब्ल्यू विनय सर मेंटो और मैं हूं आपका टीचर एंड दोस्त विनय। आज है 4 अक्टूबर 2020। मैं हाजिर हूं करंट अफेयर की वीकली डायरी लेकर, जिसमें आज हम 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में देश और विदेश में क्या कुछ हैपन हुआ उसे करंट अफेयर के रूप में डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, क्विक एंड स्मार्ट जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की एक युद्धाभ्यास से। अगर मैं अभी हाल ही में एक युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई है उसके नाम की बात करूं तो उसका नाम है बोंगोसार। देश अभी हाल ही में बोंगोसार नाम का एक युद्धाभ्यास हुआ है। ये युद्धाभ्यास स्टार्ट हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है कि बोंगोसार नाम का एक युद्ध अभ्यास जो है, एक एक्सरसाइज लिख देता हूं मैं, एक एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, जिसका नाम था बोंगोसार। ये किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। तो ये युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एक द्विपक्षीय नौसेना युद्ध अभ्यास है। द्विपक्षीय नौसेना युद्ध अभ्यास पूछा जा सकता है आपसे। द्विपक्षीय नौसेना एक्सरसाइज है एक, ये याद रखिएगा। देन युद्धाभ्यास है द्विपक्षीय नौसेना का। अब द्विपक्षीय है तो ध्यान रखिएगा दो देशों के बीच में शुरू हुआ है। किस किस दो देश के बीच में शुरू हुआ, तो देन फर्स्ट है आपका इंडिया और सेकंड बात कर रहे हैं बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की अगर मैं बात कर रहा हूं, देश बांग्लादेश, इन दोनों देशों की नेवी जो है आपकी, उन दोनों की एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है जो बे ऑफ बंगाल में अभी शुरू हुई है। कहने का मतलब है ये कहां पर शुरू हुआ है, अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आपका शुरू हुआ है बंगाल की खाड़ी में। ये एक्सरसाइज जो है वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में शुरू हुई है। लेकिन इसमें दोनों देशों के कौन कौन से युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं वो भी आप जरूर याद रखिएगा। जैसे अगर मैं भारत की बात कर रहा हूं तो भारत का आईएनएस किल्तान, देश आईएनएस किल्तान नाम का जो एक युद्ध आपका पोत है, कहने का मतलब एक शिप है, वो इसमें हिस्सा ले रहा है। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, आईएनएस किल्तान। कौन से देश का? एक भारत का, कहने का मतलब भारत का क्या है, एक युद्ध शिप है, यानी कि एक जहाज है, युद्ध पोत आप कह सकते हो। ये इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। सेकंड बात करें तो भारत का एक और इसमें हिस्सा ले रहा है जिसका नाम है आईएनएस खुर्की। देश आईएनएस खुर्की, ये भी इसमें हिस्सा ले रहा है। अब एग्जाम में युद्ध अभ्यास से अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे सीधा पूछा जा सकता है आईएनएस किल्तान क्या चीज है। तो आईएनएस किल्तान क्या हो गया है कि युद्ध पोत हो गया है। ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, अगर मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं तो बांग्लादेश का इसमें एक नेवल शिप है अबू बकर। देश नेवल शिप अबू बकर। देश अबू बकर जो है वो नेवल शिप है जो यहां से हिस्सा ले रहा है। सेकंड अगर मैं इसमें बात करूं तो आपका एक और है बीएनएस प्रेटॉय, याद रखिएगा, देश प्रेटॉय। ये बीएनएस प्रेटॉय जो है ये आपका बांग्लादेश का क्या है, युद्धपोत है। तो आप ये ध्यान रखिएगा दोनों देशों के दो दो युद्धपोत यहां पर फेमस हैं। दिस आईएनएस किल्तान, आईएनएस खुर्की इंडिया से है, बांग्लादेश से नेवल शिप अबू बकर और बीएनएस प्रेटॉय है। अब यहां से एक अच्छी बात क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि ये ज्वाइंट एक्सरसाइज जो हो रही है वो कहां हो रही थी, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जो ये संस्करण है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति है जिसका नाम सुना होगा बंगबंधु, देश बंगबंधु मुजीबुर रहमान। देश बंगबंधु शेख मुजीबर, मैं नाम लिख रहा हूं, देश मुजीबर रहमान। मुजीबर रहमान जो है, कहने का मतलब क्या है, बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान जो है ये आपका बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। याद रखिएगा, पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे ये। इसके पुण्यतिथि पर इसको शुरू किया गया है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब बंगबंधु है तो इस व्यक्ति को ध्यान रखिएगा, एक चीज और जाना जाता है इस व्यक्ति को, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता पूछा जा सकता है। तो आप लिख सकते हो देश बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन हो गए हैं आपके, तो राष्ट्रपिता कौन है, बंगबंधु शेख मुजीबर
रहमान। तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज और देखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने 2 युद्ध अभ्यास के बारे में डिस्कस किया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, पिछली वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आप हर वीक की अगर वीडियो देखते हो तो ही आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाओगे, नहीं तो आपके लिए बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन उन दोनों जो मैंने युद्धाभ्यास का पिछले वीडियो में वो जिक्र किया था या वर्णन किया था उनके बारे में, उनका नाम मैं जरूर बता देता हूं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से युद्धाभ्यास थे जिनको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। सबसे पहला जो आपका युद्धाभ्यास था उसका नाम था जीमैक्स। जीमैक्स एक्सरसाइज ये मैं पहले बता चुका हूं। जीमैक्स एक्सरसाइज अरब सागर में हुई है और ये जापान के साथ भारत की थी। जरूर इसके बारे में पढ़िए पिछली वीडियो से। सेकंड अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो सेकंड हुआ था दिस पासएक्स। पासएक्स ये आपका हिंद महासागर में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई थी इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में। नेवी की ही एक्सरसाइज यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। 3 एक्सरसाइज अभी तक इस साल में हुई है फेमस। देन फर्स्ट जीमैक्स जो किसके साथ थी, जापान के साथ नेवल एक्सरसाइज थी। पासएक्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ थी और यहां पे कर रहे हैं दिस बोंगोसार, वो किसके साथ है आपका, देन बांग्लादेश के साथ। तो यहां पर ये एक्सरसाइज कहां पे हुई है वो भी ध्यान रखिएगा। दिस ये हिंद महासागर में, जीमैक्स बात करें तो अरब सागर में, और अभी जो चल रही है बोंगोसार वो कहां पे हो रही है, बंगाल की खाड़ी में हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग राष्ट्र को समर्पित की गई। इस सड़क सुरंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क सुरंग है जिसका नाम है अटल टनल कहते हैं हम, यानी कि अटल सुरंग। अगर मैं अटल सुरंग की बात करूं तो ये अभी ध्यान रखिएगा 3000 मीटर हाइट है इसके पास, यानी कि वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क सुरंग है। और अगर मैं इसकी लंबाई की बात कर रहा हूं तो इस सड़क सुरंग की लंबाई जो है वो याद रखिएगा 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहने का मतलब लेंथ है इसके पास 9.2 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। राष्ट्र को समर्पित कर दी गई है। किसके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। और याद रखिएगा नरेंद्र मोदी कौन है, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री चल रहे हैं। अब अटल टनल जो है वो कहां पर है, कौन से राज्य में आती है, इसके बारे में जरूर याद होना चाहिए। अगर मैं इस सुरंग की बात कर रहा हूं तो ये अपना हिमाचल प्रदेश में आती है। हिमाचल प्रदेश में मनाली टू लाहौल स्फीति के बीच में आएगी, यानी कि मनाली जो है, मनाली टू लाहौल स्फीति एक जगह है। लाहौल स्फीति कहने का मतलब लद्दाख की दूरी जो है वो अब आपकी कम हो गई है, 45 किलोमीटर के बजाय 9.2 किलोमीटर में वो डिस्टेंस कवर हो जाएगी। और हमारे लिए जो LAC पर पहुंचना अब आसान हो जाएगा, जिससे चाइना जो है वो अभी कांप रहा है कि हमने ऐसा कर कैसे लिया। अब इस टनल की बात कर रहा हूं तो कहां से कहां तक है, हिमाचल प्रदेश में मनाली से लाहौल स्फीति के बीच में ये टनल है। अब किस आकार की है, तो घोड़े के नाल के आकार की है। एकल ट्यूब में डबल लेन इसे बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। घोड़े के नाल इसका आकार है, दिस घोड़े के नाल के आकार की ये टनल है। दिस एक चीज और ध्यान रखिएगा, एकल ट्यूब में डबल लाइन है। कहने का मतलब एक ही ट्यूब है। दिस एकल ट्यूब में मैं लिख देता हूं, एकल ट्यूब में डबल लेन। दिस एकल ट्यूब में डबल लेन इसे बनाया गया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एकल ट्यूब में डबल लेन है, हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में आती है। यानी कि ये टनल कहां पे आती है, तो आप लिख सकते हो पीर पंजाल श्रेणी में। अब पीर पंजाल की अगर बात आ गई है तो हिमालय की जो पीर पंजाल रेंज है वो समुद्र तट से 10,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। याद रखिए हिमालय की वो आपके जगह जो समुद्र तल से 10,000 मीटर की हाइट पर है उसे हम क्या बोलते हैं, पीर पंजाल रेंज। अब उस रेंज के अंदर ये टनल बनाई गई। लेकिन जब पीर पंजाल मेरे माइंड में आया तो पीर पंजाल हिमालय के अंदर है, जम्मू कश्मीर में भी एक टनल है जो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम सुना होगा आपने। क्या नाम है, पीर पंजाल टनल, जिसे बनिहाल रेलवे सुरंग कहा जाता है।
बनिहाल रेलवे सुरंग इसे कहा जाता है, और इसका जो दूसरा नाम है वो कहा जाता है पीर पंजाल टनल। दिस पीर पंजाल टनल जो है यानी कि सुरंग, ये एक ही टनल है जिसकी लेंथ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 11.215 किलोमीटर इसके पास लेंथ है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां पे तो आप कह रहे थे 9.2 जो किलोमीटर है अटल टनल वो भारत की सबसे लंबी टनल है, लेकिन यहां पे आप तो बता रहे हो कि बनिहाल जो सुरंग है, पीर पंजाल सुरंग बोला जाता है, वो 11.251 है। तो अब 15 है। तो अब ये चीज आप सोचिए, ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि ये एक रेलवे टनल है। पूछा जा सकता है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो पीर पंजाल सुरंग 11.215 किलोमीटर है, जो कि आपका चेनानी टू नासरी जगह को जोड़ती है। देश चेनानी जगह को नासरी से जोड़ती है, तो चेनानी टू नासरी जगह को जोड़ती है, 11.215 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। अब अटल टनल की बात आई है, तो अटल सुरंग जो है वो सड़क सुरंग है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ में एक चीज मैं और बता देता हूं, वर्ल्ड की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, याद जरूर रखिएगा। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी होगी, चेनानी टू नासारी टनल कहते हैं, पीर पंजाल सुरंग इसे कह सकते हो, या बनिहाल रेलवे सुरंग इसे आप कह सकते हो। बात करें वर्ल्ड की, तो इन वर्ल्ड अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं तो इन वर्ल्ड नाम लिखिएगा गोथार्ड, दिस गोथार्ड, ये है गोथार्ड बेस सुरंग। दिस गोथार्ड बेस सुरंग जो है ये वर्ल्ड की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, और सॉरी रेलवे सुरंग है। और एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं, 57.09 किलोमीटर इसके पास लेंथ है, और ये कहां पर है आपका स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। देन स्विट्जरलैंड में आती है विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग। अभी आगे आपका रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप के एग्जाम होने हैं, तो आप जरूर याद रखिएगा वर्ल्ड की सबसे लंबी आपका रेल सुरंग कौन सी है। तो यहां पे बता दिया है, दिस गोथार्ड बेस सुरंग जो स्विट्जरलैंड में है, 57.09 किलोमीटर है, वर्ल्ड की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, सॉरी रेलवे सुरंग है। और यहां पे बात कर रहे हैं रेलवे सुरंग, तो पीर पंजाल या बनिहाल सबसे लंबी है, चेनानी टू नासरी जगह के बीच में है, इसलिए इसका नाम चेनानी टू नासरी भी हो जाता है। और बात कर रहे थे अटल टनल की, तो अटल सुरंग जो है वो अभी हाल ही में राष्ट्र को समर्पित हुई है, इसके बारे में जानकारी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में आपका फार्मास्यूटिकल्स विभाग की नई सचिव नियुक्त किया गया है, वो कौन बनी है, याद रखिएगा। फार्मास्यूटिकल्स विभाग की नई आपका सचिव नियुक्त की गई है, जिसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इनकी सचिव नियुक्त हुई है सुश्री एस अपर्णा, याद रखिएगा। दिस सुश्री एस अपर्णा जो है, सुश्री दिस एस अपर्णा, याद रखिएगा, फार्मास्यूटिकल विभाग की नई सचिव नियुक्त की गई है। लेकिन मैं अगर इनके बारे में डिस्कस करूं तो ये गुजरात कैडर की 1988 बैच से, याद रखिएगा, और 1988 बैच की आईएएस अधिकारी रही है, यानी कि गुजरात कैडर से है और 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, जिनका नाम है सुश्री एस अपर्णा। और ये अभी क्या हो गई है, भारत की फार्मास्यूटिकल्स विभाग की नई सचिव नियुक्त हो गई है। इनके बारे में दो तीन चीजें मैं आपको और बता देता हूं, ये किसकी जगह ले रही है, याद रखिएगा। दिस डॉक्टर पीडी बघेला, दिस पीडी जो वाघेला हैं, इनकी जगह ये ले रही हैं, कहने का मतलब इनके स्थान पर ये नियुक्त की गई है, जिसका नाम है सुश्री एस अपर्णा। याद रखिएगा 2017 में वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर चुकी है। 2017 वर्ल्ड बैंक में दिस कार्यकारी निदेशक लिख सकते हैं आप, दिस कार्यकारी निदेशक के रूप में इसने काम किया है। कहां पर, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक में काम किया है। कब से, 2017 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपका ये फार्मास्यूटिकल्स विभाग क्या चीज है, इसके बारे में मैं बता देता हूं। दिस फार्मास्यूटिकल विभाग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसको स्थापित किया गया था 2008 में। 2008 में इसको स्थापित किया गया था, और यह जो है वो भारत का
रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है उसके अधीन काम करता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय इसके अधीन काम करता है। अब जब रसायन और उर्वरक मंत्रालय की बात आ गई है तो आपको याद होना चाहिए कि रसायन और उर्वरक मंत्री प्रेजेंट टाइम पर कौन चल रहे हैं, जिसका नाम लिखिएगा, क्या नाम है, डीवी सदानंद गौड़ा। याद रखिएगा, व्यक्ति का नाम है डीवी सदानंद गौड़ा जो हैं वो क्या चल रहे हैं वर्तमान में, डीवी सदानंद गौड़ा रसायन और उर्वरक मंत्री चल रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप करंट अफेयर से डेली बेस पे याद कीजिएगा, एक दिन आपके पास बहुत बिल्ड एरिया हो जाएगा जो एग्जाम में काम आएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 वितरित किए गए। ये पुरस्कार किस फील्ड में दिए जाते हैं, किसने ये पुरस्कार अभी जीते हैं या किसे ये पुरस्कार दिए हैं, किसने इसको दिया है एंड वो मंत्री कौन रहा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 वितरित किए गए, लेकिन इन्हें वितरित करता कौन है, लिखिएगा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय जो है वो आपका हर साल देश मंत्रालय हर साल आपका स्वच्छ भारत पुरस्कार वितरित करता है। ये साल के भी दिए गए हैं, लेकिन जल आपका शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है पूछा जा सकता है। मतलब जल शक्ति मंत्रालय किस केंद्रीय मंत्री के अधीन आता है, तो केंद्रीय मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत लिख रहा हूं। देश गजेंद्र सिंह व्यक्ति का नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। जैसे ये व्यक्ति हैं जिनका भी केंद्रीय मंत्री के अंदर आप सिलेक्शन हो रखा है और इन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के अंदर ये आते हैं, स्वच्छ भारत पुरस्कार वितरित किए हैं। लेकिन अब बात करें कि ये कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं। अगर इस पुरस्कार की बात कर रहा हूं तो ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं। फर्स्ट होता है पीने का पानी के लिए और सेकंड बात करें तो आपका स्वच्छता के लिए। देन फर्स्ट पीने के पानी के लिए दिया जाता है, सेकंड आपका किस लिए दिया जाता है, स्वच्छता के लिए दिया जाता है। 3 आपका मिशन के लिए हर साल दिया जाता है। कौन कौन से मिशन आते हैं जल शक्ति मंत्रालय ने जो इस पुरस्कार के अंतर्गत रखे हैं, वो मिशन भी मैं बता देता हूं कितने मिशन हैं। देन 3 मिशन हैं। फर्स्ट मिशन है स्वच्छ सुंदर, देन स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय। देश सामुदायिक शौचालय एक तो इसके लिए दिया जाता है, देश सामूहिक शौचालय के लिए दिया जाता है। एक मिशन ये है इसके अंदर। सेकंड मिशन की बात कर रहा हूं तो सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए दिया जाता है। देश आप लिख सकते हो सामुदायिक, ये रहा देश सामुदायिक शौचालय अभियान, शौचालय अभियान के लिए दिया जाता है। मैं देश अभी लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। और तीसरा जो है वो है गंदगी मुक्त भारत के लिए। ये 3 अभियान हैं। देन गंदगी मुक्त भारत, ये अभियान चला रखे हैं आपके किसके द्वारा चलाए गए हैं, तो याद रखिएगा ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा है। फिर बता दूं 3 मिशन है। सबसे पहले स्वास्थ्य सुंदर सामुदायिक शौचालय मिशन के लिए यही पुरस्कार दिया जाता है, सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए दिया जाता है, गंदगी मुक्त भारत के लिए ये आपका पुरस्कार दिया जाता है। किस स्तर पर दिए जाते हैं वो भी ध्यान रखिएगा। फर्स्ट आपका स्टेट लेवल पर दिया जाता है, सेकेंड आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिया जाता है, फिर आपका ब्लॉक लेवल पर दिया जाता है और एक आपका ग्राम पंचायत के लेवल पे दिया जाता है। तो ये 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। मैं ये 3 कैटेगरी आपको नहीं बता रहा हूं, मैं स्टेट के लिए बता दूं तो स्टेट स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय में जो इंडिया में नंबर 1 स्टेट रही है वो है गुजरात। यानी कि कौन सा राज्य है जो इसमें वो नंबर 1 पोजीशन पे रहा है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय में, गुजरात। बात करें सामुदायिक शौचालय अभियान में तो इसमें गुजरात और यूपी रहे हैं, गुजरात एंड यूपी नंबर 1 पे है। और बात करें गंदगी मुक्त भारत के लिए तो इसमें नंबर 1 किसका आया है, देन हरियाणा और तेलंगाना। देश हरियाणा एंड तेलंगाना जो जगह है उनके लिए ये आपका चुने गए हैं। नंबर 1 स्टेट है इंडिया में। कौन कौन से मिशन के अंतर्गत है वो मैं आपको लिखवा चुका हूं। लेकिन अब यहां पे बात करें तो ध्यान रखिएगा ये जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, ये कब से शुरू हुआ है
ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब नोट करिएगा। देन स्वच्छ भारत मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आप ये चीजें जरूर नोट करते चलिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को हमने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती सेलिब्रेट की। तो याद रखिएगा। देन 2 अक्टूबर जो MKG लिख रहा हूं, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे आप महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता के रूप में आप जानते हो, याद रखिएगा, उनके लिए हमने 151वीं जयंती सेलिब्रेट की है। तो अभी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती हमने मनाई। तो ये कौन सी जयंती थी, 151 यानी कि 151वीं जयंती हमने सेलिब्रेट की। अब एक चीज देखिएगा, अगर मैं इन महात्मा गांधी के जन्मदिन की बात कर रहा हूं तो 2 अक्टूबर को हम हर साल अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपसे पूछा जा सकता है, तो अहिंसा दिवस हम हर साल मनाते हैं। यह दिवस कब से मनाया जाता है, तो इसकी घोषणा जो हुई थी वो 15 जून 2007 को यूएनओ ने घोषणा की थी कि हम महात्मा गांधी का जो बर्थडे होता है 2 अक्टूबर को, उसको अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हर साल सेलिब्रेट करेंगे। तो अब ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका हर साल 2 अक्टूबर को कब से मनाते आ रहे हैं, 2007 से मनाते आ रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर को जो अभी जयंती गई है वो कौन सी जयंती थी, महात्मा गांधी की 151वीं। साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का जब वर्णन आया हुआ है तो उसके उल्लेखनीय कार्य मैं थोड़ा सा डिस्कस करा दूं जो एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं। कौन कौन से कार्य, सबसे पहले देखिएगा, देन हिंद स्वराज, ये पूछा जा सकता है कि समाचार पत्र का देन निर्देशन किसने किया, तो हिंद स्वराज आपका महात्मा गांधी के द्वारा निर्देशित एक न्यूज़पेपर रहा है। सेकंड एक इनकी आत्मकथा है, नाम सुना होगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसी की आत्मकथा है। नेक्स्ट बात करूं तो याद रखिएगा, देन हरिजन गुजराती समाचार पत्र था। देन हरिजन गुजराती समाचार पत्र, ये आपका पूछा जा सकता है, हरिजन गुजराती समाचार पत्र किसके द्वारा संपादन किया गया इसका। नेक्स्ट बात कर रहे हैं युवा भारती, दिस इंग्लिश में था, युवा भारती। देन ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था जिसका संपादन किसने किया था, महात्मा गांधी ने। तो दिस ये न्यूज़पेपर जो है वो पूछे जा सकते हैं। हिंद स्वराज भी एक न्यूज़पेपर है और एक इसकी जीवनी है या बुक पूछी जा सकती है कि ये बुक किसके द्वारा लिखित है, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, किसकी किताब है, मोहनदास करमचंद गांधी की। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हरिजन सेवक संघ पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुई है, तो आप नोट करिएगा। देन हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना पूछी जा सकती है, तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1932 में। तो महात्मा गांधी से ये क्वेश्चन कुछ याद जरूर रखिएगा। हाँ, जनरल चीजें आपको याद होंगी। महात्मा गांधी के पापा का नाम क्या था, जानते हैं, करमचंद गांधी। उनका जन्म कहां हुआ, पोरबंदर में हुआ था। मम्मी का नाम क्या रहा, याद रखिएगा, बहुत फेमस है, पुतलीबाई। याद रखिएगा, पुतलीबाई मम्मी का नाम था। हम कई बार कस्तूरबा गांधी लगा देते हैं फ्लो में, जो कि गलत हो जाता है। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को ही, याद रखिएगा, मैंने अभी बताया 2 अक्टूबर को हमने मोहनदास करमचंद गांधी की 151वीं जयंती मनाई। लेकिन अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को ही, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती थी। तो आप लिख सकते हैं दिस लाल बहादुर शास्त्री, और देन इनकी भी हमने जयंती को सेलिब्रेट किया है 2 अक्टूबर को ही। एक चीज ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का। कहां पे हुआ, मुगल सराय जगह पे। तो मुगल सराय में देन इनका जन्म हुआ, कब हुआ, 2 अक्टूबर को, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो ये कौन थे, तो ये भारत के, आप याद रखिएगा, 2nd PM के रूप में काम कर चुके हैं। ये व्यक्ति भारत का विदेश
विदेश मंत्री भी रह चुका है, कहने का मतलब विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया। नेक्स्ट बात करें, ये भारत के रेल मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो भारत के ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं। बात करें 1965 की, तो 1965 में इसने एक नारा दिया था जो बहुत फेमस हुआ, जय जवान जय किसान। याद रखिएगा, जय जवान जय किसान स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है? 1965 में ये नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। और लास्ट में 1966 में इनकी डेथ हो जाती है। तो याद रखिएगा 1966 में इनकी डेथ हो जाती है और 1966 में इसको देन भारत रत्न अवार्ड दिया गया। भारत रत्न अवार्ड ध्यान रखिएगा मरणोपरांत मिला इसको, पूछा जा सकता है। दिस मरणोपरांत दिया गया और मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करता पहले व्यक्ति हैं, कौन है? देन लाल बहादुर शास्त्री। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप नोट जरूर करते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में CDRI पुरस्कार 2020 वितरित किए गए। ये पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिले हैं ध्यान रखिएगा। मैं बता दूं CDRI पुरस्कार 2020 का 3 व्यक्तियों को दिया गया है। वो 3 व्यक्ति कौन कौन है पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया देन डॉक्टर बुशरा अतीक को। देन मैं लिख देता हूं, व्यक्ति का नाम है बुशरा अतीक। ये व्यक्ति हैं, इनको दिया गया है ये पुरस्कार CDRI पुरस्कार 2020। सेकंड किसे दिया गया है? देन डॉक्टर सुरजीत घोष को दिया गया है। सुरजीत घोष को दिया गया है ये। और थर्ड अगर बात कर रहे हैं तो डॉक्टर रवि मंजित्या को दिया गया है। रवि मंजित्या, तो याद रखिएगा डॉक्टर रवि मंजित्या, डॉक्टर सुरजीत और डॉक्टर बुशरा अतीक, इनको अभी हाल ही में 2020 का CDRI पुरस्कार दिया गया। अब ये CDRI पुरस्कार क्यों दिया गया है इसको, वो आपको इसकी फुल फॉर्म से पता चल जाएगा कि व्हाट इज CDRI। CDRI का मतलब क्या है? इसका मतलब है देन सेंट्रल ड्रग रिसर्च, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ध्यान रखिएगा, देन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब ड्रग के अंदर रिसर्च करने के लिए इन तीनों डॉक्टरों को यह पुरस्कार दिया गया। और बात कर रहे हैं CDRI की, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? तो मैं बता दूं, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, यूपी लखनऊ में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो इसका देन स्टेबलाइज कब हुआ था? ये 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम पर देन इसके निर्देशक कौन चल रहे हैं पूछे जा सकते हैं। तो इनका निर्देशक कौन चल रहा है? तापस कुमार कुंडू। देन तापस कुमार कुंडू जो हैं वो प्रेजेंट टाइम पर आपके CDRI के क्या चल रहे हैं? अध्यक्ष चल रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में देन FTI जो है उसका नया अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। FTII देन FTI बोला जाएगा इसको। इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? देन आप एक फिल्म निर्माता को जानते होंगे जिसका नाम है शेखर कपूर। तो आपसे पूछा जा सकता है अभी हाल ही में FTI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देन शेखर कपूर। हु शेखर कपूर, तो हु शेखर कपूर पूछा जाए तो याद रखिएगा देन फिल्म निर्माता रहे हैं ये, भारत के फेमस फिल्म निर्माता हैं जिनका नाम है शेखर कपूर। उन्हें FTTI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अब इसका अध्यक्ष बनाया गया तो FTTI क्या है मैं बता दूं। देन FTTI की फुल फॉर्म क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन, देन फिल्म एंड टेलीविजन, दिस फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा देन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। देन FTI का मतलब क्या है? फुल फॉर्म फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना STD कब हुआ था, यानी कि कब स्टेबलाइज हुआ? 1960 में इसे स्टेबलाइज किया गया था। लेकिन पहले इसे क्या बोला जाता था? याद रखिएगा फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसे कहा जाता
था, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, याद रखिएगा FTTI हो गया, मतलब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये इसका प्रेजेंट नाम है और इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। प्रेजेंट किसे नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अभी हाल ही में 2020 का अंतिम, ध्यान रखिएगा 2020 का अंतिम ग्रैंड स्लैम जो है, याद रखिएगा, तो अंतिम ग्रैंड स्लैम याद रखेंगे, इसकी शुरुआत कर दी गई है, ग्रैंड स्लैम शुरू हो गया है। अंतिम ग्रैंड स्लैम वर्ड लिख देता हूं मैं, दिस अंतिम ग्रैंड स्लैम शुरू हो गया है। अब एक चीज देखिएगा, देन ग्रैंड स्लैम जो वर्ड है ये किससे जुड़ा हुआ वर्ड है? तो आप ध्यान रखिएगा, दिस ये टेनिस से शुरू एक वर्ड है, या टेनिस के लिए देन ग्रैंड स्लैम खिताब दिए जाते हैं। अब पहले तो मैं बात करूं, अंतिम स्टार्ट हुआ है तो उसका नाम क्या है ये पूछा जाए। अब एक चीज देखिएगा, ग्रैंड स्लैम वर्ल्ड में जो फेमस है, विश्व के ग्रैंड स्लैम वो 4 होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा, सबसे पहले जो ग्रैंड स्लैम क्या कराया जाता है वो आपका मैं एक टेबल से बनवा देता हूं, देन इस साइड लिख रहा हूं ग्रैंड स्लैम, जिसका नाम क्या है? तो ग्रैंड स्लैम का नाम आपसे पूछा जा सकता है, जैसे टेबल बनवा देता हूं मैं। उसके बाद वो कब होता है ये भी एग्जाम में आ जाता है, और देन उनका कोर्ट कैसा है, किस कोर्ट पर खेले जाते हैं, वो भी एग्जाम में आ जाता है। तो आप ग्रैंड स्लैम, दस ये एक टेबल आपके लिए हो गई है, आप याद जरूर रखें। सबसे पहले जो साल में होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, याद रखिएगा, दिस ऑस्ट्रेलियाई ओपन बोला जाता है, दिस ग्रैंड स्लैम है। कब होता है ये? मध्य जनवरी में होता है। कहने का मतलब दिस मध्य जनवरी, कोर्ट बात करें तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, दिस हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ये। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये साल में कैसे होते हैं? सूर्य उदय होने की स्थिति से, मतलब वर्ल्ड मैप में ईस्ट से स्टार्ट हो जाते हैं, तो ईस्ट में सबसे ईस्ट में कौन पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ही ओपन होता है। कब होगा? साल के फर्स्ट में ही, तो मिड जैन में होगा। एंड कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? देन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। सेकंड बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं, तो आपका कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन, याद रखिएगा, देन फ्रेंच ओपन होता है। एंड ये कब होता है? ध्यान रखिएगा, देन मई जून में होता है फ्रेंच ओपन। एंड क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी के कोर्ट पर, दिस क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। थर्ड बात करें तो थर्ड होता है विंबलडन, जिसे बोला जाता है विंबलडन ओपन होता है, ग्रैंड स्लैम है ये टेनिस का। कब होता है ये? आपका जून जुलाई में होता है, देन जून जुलाई में होता है। और बात कर रहे हैं ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, याद रखिएगा, देन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और लास्ट बात अगर की जाए, लास्ट में होता है यूएस ओपन, यूएस ओपन होता है लास्ट में। कब होता है ये ध्यान रखिएगा, अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर में होता है आपका कौन सा? देन यूएस ओपन। एंड ये कैसे कोर्ट पर खेला जाता है पूछा जाए तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। लेकिन आप 2020 की बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग 2020 का अंतिम ग्रैंड स्लैम जो अभी शुरू हुआ है वो कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए यूएस ओपन। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के कारण देन आपका विंबलडन एंड यूएस ओपन जो है ये दोनों नहीं कराए गए। देन इनकी पहले ही सूचना जारी कर दी गई थी। और अब लास्ट जो डिले था वो कौन सा था? देन फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन अब हो रहा है, मतलब शुरू हो गया है। तो कहां पे शुरू हुआ है एक तो पूछा जा सकता है, और कौन सा ओपन है? तो आपका फ्रेंच ओपन अभी हाल ही में शुरू हुआ है, इस साल का लास्ट है। लेकिन लास्ट होना कौन सा चाहिए था? यूएस ओपन, लेकिन वो लास्ट नहीं रहा। अब फ्रेंच ओपन शुरू हो गया है। और ये कहां पे शुरू हुआ है पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, पेरिस फ्रांस में शुरू हुआ है। एक चीज ध्यान रखना, स्टैटिक पार्ट के लिए ये चीजें याद करना नहीं भूलना है, क्योंकि हर साल सिचुएशन पैंडेमिक नहीं रहती है, इसलिए अगले साल के लिए ये 4 जरूर याद रखिएगा। और अब लास्ट में बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह, जिनका निधन हो गया है।
देन जसवंत सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और देन जसवंत सिंह इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। देन ये 82 साल के थे, जिनका 27 तारीख को यानी कि 27 सितंबर को लंबी बीमारी के चलते दिल्ली आरआर में निधन हो गया। अब आरआर की बात करें तो ध्यान रखिएगा रिसर्च एंड रेफरल और देन आर्मी हॉस्पिटल है वो, तो याद रखेंगे ये सेना से रिटायर थे, इसलिए इनका जो इलाज चल रहा था वो आरआर में चल रहा था। 82 साल के थे ये, 27 सितंबर को इन्होंने आरआर में अपनी अंतिम सांसें ली। तो जसवंत सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया, आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति फेमस क्यों हो जाता है? क्योंकि इन्होंने कुछ किताबें लिखी जो आपसे रेगुलर आपका एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी किताबें हैं नोट करिएगा। सबसे पहले जो इसने किताब लिखी है उसका नाम है इंडिया एट रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इंडिया एट रिस्क, इंडिया एट रिस्क किताब पूछी जा सकती है, किसकी है? तो याद रखेंगे जसवंत सिंह की। सेकंड पूछा जाता है तो लिखेंगे और जिन्ना इंडिया पार्टीशन, देन जिन्ना इंडिया पार्टीशन, इंडिया दिस पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस दिस, ये वर्ड कहने का मतलब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, ये किताब किसकी है पूछा जाए तो जसवंत सिंह की। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इन सर्विस दिस, इन सर्विस ऑफ इमरजेंट इंडिया, दिस इमरजेंट इंडिया, ये किताब आपसे पूछी जा सकती है। और एक बहुत ही फेमस किताब है डिफेंडिंग इंडिया, दिस डिफेंडिंग इंडिया, ये किताब किसके द्वारा लिखित हैं? तो ये चारों किताबें जसवंत सिंह की है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। याद रखिएगा 82 साल के थे। और ये जो किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो रेगुलर एग्जाम में आती रहती हैं और अब आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो इन किताबों को याद जरूर रखिएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को इवनिंग में पूरे वीक की करंट अफेयर के साथ। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हाँ लाइक करना ना भूलिएगा। एनी क्यूरी एंड सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हो। थैंक यू।